नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हिंदू से हमें डिस्कस करने हैं। दोनों वैसे तो चाइना से संबंधित हैं लेकिन अलग एस्पेक्ट्स हैं। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से संबंधित और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना सिर्फ मॉडर्नाइज हो रहा है बल्कि एक्सपेंड भी हो रहा है। इंडिया के लिए चिंता की बात है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चाइना के प्रति डिसकंटेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो साउथ चाइना सी है और ये लाल रंग की जो लाइन आपको दिख रही है, चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये 9 डैश लाइन है और इसके अंदर ये सारा जो एरिया है इस पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है, इंक्लूडिंग काफ़ी सारे आइलैंड्स जो इस एरिया के अंडर आते हैं, जैसे पारासल आइलैंड्स, रियाऊ आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड्स डिस्प्यूट को लेके फिलीपींस ने 2013 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इन्वोक किया था। फिलीपींस टेस्ट करना चाहता था कि चाइना के द्वारा ये जो लाल रंग की लाइन क्लेम की जाती है कि ये 9 डैश लाइन है और इसके अंदर का एरिया हमारा एरिया है, फिलीपींस चेक करना चाहता था इसका लीगल बेसिस क्या है, क्या चाइना का ये क्लेम सही है ये गलत है। तो इसके जवाब में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में सिचुएटेड है, इस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 12 जुलाई 2016 को इस 9 डैश लाइन का कोई लीगल आधार नहीं है। बट चाइना ने इस कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने कहा हम इस कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते। देखो ये जो साउथ चाइना सी है, ना सिर्फ यहाँ पे जिन देशों का कोस्ट लगता है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि वर्ल्ड के दूसरे देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी से बहुत ही इम्पोर्टेंट सी लेन्स होके गुजरती हैं। इवन हमारे इंडिया से बहुत सा माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और बहुत सा माल हम चाइना, जापान, साउथ कोरिया इन देशों से इंपोर्ट करते हैं, वो इस रूट से होकर आता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में फिशरीज़ के बहुत अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन्स के दृष्टिकोण से साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मिनरल्स के भी अच्छे खासे डिपॉजिट मिलते हैं। देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट आया 2016 में, जैसा हमने डिस्कस किया, इस जजमेंट में कहा गया कि 9 डैश लाइन का कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो स्पार्टली आइलैंड्स पर जो एक्टिविटीज़ चाइना के द्वारा की गई, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाइना के द्वारा कैरी आउट किया गया। ये तो एक प्रकार से फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वायलेशन है। बट देखो 2016 में जब ये वर्डिक्ट आया था, चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और फिलीपींस ने ज़्यादा विरोध नहीं किया था, क्योंकि फिलीपींस को उस समय यह लगता था हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम फिलहाल की सिचुएशन में चाइना को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसा सोच के फिलीपींस चुपचाप बैठ गया था अपने पक्ष में वर्डिक्ट आने के बावजूद। अदरवाइज तो देखो किसी देश के पक्ष में वर्डिक्ट आए और दूसरा पार्टी उसे मानने से इनकार कर दे तो वो देश बहुत शोर मचाता है, वो यूएन के पास जाने की बात बोलता है और दूसरे देशों से गुहार लगाता है कि भैया प्लीज़ इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करवाइए। बट फिलीपींस ने कुछ नहीं किया, बस स्टेटस को वैसे का वैसा है। देखो पिछले कुछ सालों में चाइना की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और साउथ ईस्ट एशिया में ये जो देश आते हैं इनके भी रिलेशंस चाइना के साथ काफ़ी मजबूत हुए हैं। ये चाइना के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। एक दो देश को अगर छोड़ दें, खास करके वियतनाम को, तो ज़्यादातर देश चाइना के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये देश धीरे धीरे चाइना के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। बट देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पावर एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ चाइना के खिलाफ अपनी जो डिसकंटेंट हैं वो छुपा कर रखते हैं। लेकिन अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ धीरे धीरे अपनी नेवीज़ को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यूएस या फिर चाइना के जो विरोधी देश हैं उनके साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं।
मतलब जिन भी देशों के साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, उन लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ रिलेशंस मजबूत करने की दिशा में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में, जैसे वियतनाम रशिया से अब 6 किलो क्लास सबमरीन परचेज कर चुका है। ये वियतनाम के नेवी के बेड़े में शामिल है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड रिस्पेक्टिवली ये देश सिंगापुर को फॉर्मिडेबल क्लास स्टील्थ शिप्स सप्लाई कर रहे हैं, ब्रुनई को पेट्रोल बोट्स और इंडोनेशिया को कोरवेट्स। कोरवेट्स एक छोटा सा वारशिप होता है। मतलब फ्रांस ने सिंगापुर को दिया, जर्मनी ने पेट्रोल बोट्स दी ब्रुनई को, और नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को स्मॉल वारशिप दिया। जापान देखो इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड की अपग्रेडेशन में पार्शियल फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। इंडोनेशिया और फिलीपींस ये विचार कर रहे हैं इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की जाए। इसी प्रकार से दूसरे देश थाईलैंड और वियतनाम ये भी चाहते हैं कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया जाए। साउथ चाइना सी में चाइना की जो एग्रेशन है पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चिंतित हैं, अपनी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं। जैसे देखो चाइनीज़ नेवल वेसल्स के द्वारा साउथ चाइना सी में लाइव फायर एक्सरसाइज की जाती है, दूसरे देशों की फिशिंग वेसल्स को डुबो दिया जाता है। साउथ चाइना सी में कुछ फीचर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एटोल हैं, उनका नाम बदल दिया जाता है। और साउथ चाइना सी में आइलैंड्स या फिर जो एटोल्स हैं वहाँ पर रनवे डेवलप किया जा रहा है, चाइना के द्वारा बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में अपने मिलिट्री पर्सनल को वहाँ पे स्टेशन किया जा सके। इवन देखो साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूटेड वाटर हैं वहाँ पर चाइनीज़ वेसल्स काफ़ी एग्रेसिवली एक्सप्लोरेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। चाइना की इन्हीं हरकतों के कारण आसियान का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ, 36वां समिट जून में ऑर्गेनाइज हुआ था पिछले महीने, इस समिट में आसियान के मेंबर कंट्रीज़ में चाइना के खिलाफ नाराज़गी देखने को मिली। देखो वियतनाम, जापान, यूएसए ये देश तो हमेशा से मिलकर चाइना की एक्टिविटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, बट नया ये है फिलीपींस एवं कुछ और मेंबर कंट्रीज़ अब चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे हैं। हालांकि अभी उनका जो क्रिटिसिज्म है चाइना के अगेंस्ट वो लो है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सभी देश चाइना के खिलाफ एकजुट होना स्टार्ट हो गए हैं। इससे चाइना और ज़्यादा आइसोलेट होगा। एग्जाम्पल दिया जाता है इंडोनेशिया का। चाइनीज़ जो वेसल्स हैं वो देखो नेंटुआ आइलैंड्स के पास आ गए थे। इंडोनेशिया ने कहा ये तो साफ साफ ट्रेसपासिंग है, ये हमारा एरिया है, आपके वेसल्स कैसे हमारे एरिया में आ सकते हैं। इसके अलावा जब चाइनीज़ वेसल्स वेस्ट फिलीपीन सी में आए थे तो उस समय फिलीपींस ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था कि इस पानी में फिलीपींस की सोवरेनिटी है, आपके वेसल्स इस एरिया में आए हैं, ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है। फिलीपींस के द्वारा इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा गया मार्च में, और 2 महीने बाद इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही किया। इस इशू को लेके यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को सूचित किया। एवं देखो इंडोनेशिया ने 2016 की जो रूलिंग है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, उसका भी समर्थन किया। फिलीपींस की सोवरेनिटी में एक बे है सुबिक बे, यहाँ पर चाइना की एक फर्म ने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई किया, बट फिलीपींस ने मना कर दिया। फिलीपींस ने कहा ये जो एरिया है वो फिलीपींस के लोगों के लिए है, हम किसी फॉरेन फर्म को अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। इवन देखो फिलीपींस ने यूएसए के साथ जो विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट है इसे भी 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। साफ तौर पर चाइना के साथ खटास जो है फिलीपींस की बढ़ती जा रही है, इसीलिए फिलीपींस ने ये विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया। अदरवाइज तो पहले वो बोल चुके थे हम यूएसए के साथ ये एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अलावा पेगासा आइलैंड जिसके ऊपर फिलीपींस की सोवरेनिटी है, यहाँ पर एक रैंप बनवाया गया फिलीपींस के द्वारा, और इसी रैंप पर
फिलिपिनो C-130 एयरक्राफ्ट लैंड हुआ। फिलीपींस अपने बेड़े में फर्स्ट मिसाइल कैपेबल फ्रीगेट इंडक्ट कर सकता है, जिसका निर्माण साउथ कोरिया में हुआ है। देखो एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़, साउथ चाइना सी में रशिया के स्टेक्स भी इंक्रीज होते जा रही हैं। वैसे तो चाइना और रशिया की दोस्ती काफ़ी बड़ी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इनका कॉमन दुश्मन USA है। बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रशिया जो हथियार बेच रहा है, ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगती। रशिया ने वियतनाम को काफ़ी सारे हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचे हैं और बात चल रही है दूसरे देशों को बेचने के लिए। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, रशिया और वियतनाम का जो डिफेंस कोऑपरेशन रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है। इसके अलावा रशिया की ऑयल कंपनी है रोजनेफ्ट। ये कंपनी वियतनाम की ऑयल कंपनी के साथ मिलके जो चाइनीज़ डिफाइंड 9 डैश लाइन है, इसके अंदर ऑयल खोजने की कोशिश कर रही है या फिर दूसरे हाइड्रोकार्बन्स रिजर्व खोजने की कोशिश कर रही है, जिसको लेके भी चाइना को आपत्ति है। इवन रशिया की ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट को फिलीपींस ने भी इनवाइट किया है कि वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑयल रिसोर्सेज को खोजें। इससे चाइना और ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। हमारे लिए ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं? देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कुछ भी होता है वो हमारी सिक्योरिटी से संबंधित है। जैसे इंडियन ओशन में चाइना के स्टेक्स हैं, इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। हमें भी साउथ चाइना सी में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर उन इश्यूज़ में एक्टिवली इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि इंडिया अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। क्या कर सकता है इंडिया? इंडिया देखो साउथ चाइना सी में जो देश आते हैं उनके साथ मिलिट्री ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करे, ज़्यादा एक्सरसाइजेज कंडक्ट करें और हायर लेवल पे कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो देश आते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करे और डिज़ास्टर रिलीफ वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा कंडक्ट करे इंडिया। इसके अलावा इस एरिया में आने वाले दूसरे देशों के साथ मिलके मलक्का स्ट्रेट तक इंडिया जॉइंट पेट्रोलिंग करें। वैसे देखो अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, USA, वियतनाम, इन देशों के साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर के साथ भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साउथ चाइना सी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो एक्सपेंड हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ना सिर्फ मॉडर्नाइज कर रहा है बल्कि न्यूक्लियर वार हेड्स की संख्या को भी इंक्रीज कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन से क्या मतलब है? देखो अभी US के पास मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है। मतलब अगर चाइना से USA की तरफ मिसाइल लॉन्च भी की जाती है तो USA के पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो चाइना की मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। तो चाइना को लगता है हमें और बेहतर मिसाइल्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो चाइना काम कर रहा है MIRVs पर। क्या मतलब है इसका? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। देखो आमतौर पे एक मिसाइल से एक ही टारगेट को हिट किया जा सकता है और मिसाइल पर एक ही वारहेड लगा हुआ होता है। बट ये जो MIRVs होते हैं इनकी सहायता से एक मिसाइल कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकती है एक ही समय में। मान लीजिए मिसाइल है, ये 4 टारगेट हैं, तो मिसाइल के ऊपर 4 वार हेड्स लगे हुए होंगे और अलग अलग टारगेट्स को हिट किया जाएगा एक ही समय में। और इन अलग अलग वार हेड्स में कोई न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकता है। तो चाइना को लगता है इस MIRVs कैपेबिलिटी की सहायता से हम USA के मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को भेद सकते हैं। और चाइना के ये जो DF-31As हैं, ये व्हीकल्स हैं, इनकी सहायता से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के पास
मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब चीज़ें हैं। 2019 में चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए गए। अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की, चाइना की ये जो साइट है लोप नूर, ये साइट एक्टिव है पिछले कुछ समय से, मतलब चाइना यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। चाइना के पास अच्छी खासी मात्रा में फिसाइल मटेरियल है न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए। इसके अलावा देखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 2019 में 290 वार हेड्स थे, जबकि 2020 में चाइना के वार हेड्स की संख्या इंक्रीज हो गई है 320। देखो, अभी भी ये संख्या एज कंपेरिजन टू यूएसए और रशिया काफ़ी कम है। बट एक तरफ जहां यूएसए और रशिया कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर वार हेड्स को कम किया जाए, चाइना दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर वार हेड्स को इंक्रीज कर रहा है। ये एक चिंता की बात है। जबकि देखो, हमारे पास कितने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं? 150, जो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान के पास 160 वार हेड्स हैं। जबकि हमें तो चिंता है दोनों देशों की, चाइना की भी और पाकिस्तान की भी। इन दोनों देशों के पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। अभी देखो, बॉर्डर पर टेंशन्स हैं। तो हमारे डिसीजन मेकर्स को ये बात समझनी चाहिए कि चाइना अगर ज़्यादा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा अपने मॉडर्नाइज्ड न्यूक्लियर आर्सेनल के नाम पर। तो हमारे देश के डिसीजन मेकर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि कन्वेंशनल वारफेयर अगर होता है इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच, तो न्यूक्लियर वेपन्स के रोल को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। अगर एस्केलेशन होता है इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच और हम न्यूक्लियर वेपन्स के रोल को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि चाइना की ऐसी सोच नहीं है। समय रहते हम हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसे फिर से एसेस कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, और हमारी जो कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर ट्रायड हमारे पास है कि हम हवा, पानी और ज़मीन तीनों से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। हमें हमारी इस कैपेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।